हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाइलर डिजाइन, जो कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इसमें हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपाइलर डिजाइन से, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन होंगे और उसका सॉल्यूशन भी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर डिजाइन में, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टास्क परफॉर्म एट वेरियस फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। या फिर ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर, व्हाट स्टेप्स मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट दिस प्रोसेस एंड हाउ डज ए कंपाइलर इंप्लीमेंट दिस स्टेप्स। या फिर द कंपाइलेशन प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस जस्टिफाई। तो ये तीनों क्वेश्चन ही आपके सेम है, तो इनका आंसर भी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा हमारा। चाहे किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे वो आपको आंसर सेम ही प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पे हर एक फेज को डिस्कस करेंगे डिटेल में और विद डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम के साथ में विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, कंपाइलर होता क्या है, तो आपको कंपाइलर की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे कंपाइलर होता क्या है, तो कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज हमारी वाली लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होती है जिसमें, तो इसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है यहाँ पे, कंपाइलर। तो ये कह सकते हो जो कंपाइलर होता है वो एज ए ट्रांसलेटर यूज होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। बट इसके साथ में कुछ और भी मॉड्यूल आपके यूज होते हैं और भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज एज ए इनपुट प्रोवाइड की जाती है प्री प्रोसेसर को, तो उसके बाद हमें क्या मिलती है यहाँ पे, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखें अगर, तो आपने वहां पे हैश करके इंक्लूड किया है, जैसे कुछ भी हेडर फाइल को तो इंक्लूड करते हैं stdio.h या इंक्लूड करके हम conio.h। तो इस तरह से हम कुछ हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं, या कुछ भी हमें कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो मैक्रो एक्सपेंशन बोलते हैं, कुछ भी डिफाइन करना हो तो हैश यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती है, इनको प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव बोलते हैं। अब ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, बिफोर द कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग होती है उसमें, मतलब कि ये प्री प्रोसेसर इन हेडर्स फाइल्स को, इन हैश वाली फाइल्स को रिमूव करेगा ये। तो रिमूव करने के बाद में जो हमें लैंग्वेज मिलती है वो होती है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि उनमें ये हैशटैग आपके नहीं इंक्लूड होने वाले, किसमें, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये होती है प्री प्रोसेसिंग, तो ये किसका काम होता है, प्री प्रोसेसर का काम होता है। उसके बाद प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एज ए इनपुट काम करती है यहाँ पे कंपाइलर के लिए। अब कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में, और इस तरह से असेंबली लैंग्वेज फिर एज ए इनपुट का काम करती है नेक्स्ट फेज के लिए, असेंबलर के लिए। अब असेंबलर क्या करता है, उसको असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और उसके बाद में लिंकर और लोडर का काम स्टार्ट होता है। तो लिंकर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करता है, आपस में कंबाइन करने का जो काम होता है वो लिंकर का होता है, ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में कंबाइन करने का काम। और लोडर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को अप्रोप्रिएट मेमोरी लोकेशन पे लोड करेगा ये, लोड करने के बाद किस में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो फाइनली हमें एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे मॉड्यूल यूज होते हैं कंप्लीट कंपाइलेशन में, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कंपाइलर को ही डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिर्फ कंपाइलर, जो कि एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। तो कंपाइलर क्या करता है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज या असेंबली कोड में। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जो आपका stdio.h और conio.h, तो इन फाइल्स को रिमूव कौन करता है, प्री प्रोसेसर। रिमूव करने के बाद में जो हमें कोड मिलता है, जो हमें ये कोड मिल रहा है, ये कोड है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसी को कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबली कोड में।
कौन करता है यहाँ पे? कंपाइलर। कंपाइलर में कितने फेज यूज होते हैं? यहाँ पे 6 फेज यूज होते हैं कंपाइलर में। तो सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है, जो कि होता है हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एज ए इनपुट का काम करता है लेक्सिकल एनालाइजर के लिए। तो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब अभी मैंने बताया था कि बिफोर कंपाइलेशन प्री प्रोसेसर क्या करता है, कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है, हैश वाली फाइल्स को रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद में जो लैंग्वेज मिलती है वो हमारी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर में हम स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? टोकन्स में। मतलब कि लेक्सिकल एनालाइजर जो आउटपुट देता है वो इन टर्म्स ऑफ टोकन्स हमें प्रोवाइड करवाता है। अब ये नेक्स्ट जो टोकन है वो एज ए इनपुट का काम करते हैं नेक्स्ट वाले फेज के लिए, जो कि है सिंटेक्स एनालाइजर। तो ये उसके सिंटेक्स को देखता है। हमने जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज का जो ग्रामर के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसके सिंटेक्स को चेक करेगा। उसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री। तो यहाँ पे इस वाले फेज को हम पार्सर भी बोलते हैं, पार्सर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलता है? सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री। अब ये सिंटेक्स ट्री एज ए इनपुट का काम करता है नेक्स्ट वाले फेज के लिए, जो कि है सिमेंटिक एनालाइजर। तो उसके सिमेंटिक को चेक करने के लिए, जैसे कि टाइप चेकिंग या उसके डाटा टाइप के वेरिएबल को, तो ये सब कौन चेक करता है? सिमेंटिक एनालाइजर। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सिमेंटिकली वेरीफाइड ट्री मिलता है एज ए आउटपुट। अब ये नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट का काम करेगा। सिमेंटिकली वेरीफाइड ट्री एज ए इनपुट प्रोवाइड करवाया जाता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाले फेज को। अब ये फेज क्या करता है? ये आउटपुट देता है एज ए 3 एड्रेस कोड। तो हमें यहाँ पे 3 एड्रेस कोड मिलता है। ये डिफरेंट टाइप्स के कोड्स होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये 3 एड्रेस कोड एज ए इनपुट प्रोवाइड करवाया जाता है नेक्स्ट वाले कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज को। यहाँ पे इसके कोड को रिड्यूस किया जाता है, नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करके हमें यहाँ पे एक नया कोड मिलता है, जिसमें क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस भी क्या मिलेगी? यहाँ पे कम मिलेगी। अब वो एज ए इनपुट का काम करेगा नेक्स्ट वाले फेज कोड जनरेशन के लिए। ये फाइनली हमारा मशीन कोड या टारगेट कोड जनरेट करके हमें एज ए आउटपुट दे देता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये 6 फेज काम करते हैं कंपाइलर में। और अगर इनमें से हम फर्स्ट वाले 4 फेज की बात करें, फर्स्ट 4 फेज की बात करें, तो ये कहलाते हैं हमारे फ्रंट एंड फेजेज। तो ये फ्रंट एंड में आते हैं। और लास्ट वाले जो 2 फेज रह गए ये बैक एंड कहलाते हैं, ये बैक एंड में इंक्लूड होते हैं। अब ये फ्रंट एंड का मतलब क्या है? ये बिल्कुल ही मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो मतलब कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट है। वो मशीन आपकी कोई भी हो, चाहे उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, तो हर किसी के लिए ये 4 फेज सेम रहने वाले हैं। मतलब कि ये फर्स्ट वाले 4 फेज कॉमन रहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, इसीलिए मशीन इंडिपेंडेंट बोला गया है और इनको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 फेज है ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट फेजेस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट। अब लास्ट वाले जो बैकएंड है ये मशीन डिपेंडेंट कोड होते हैं, मशीन डिपेंडेंट। अब कौन सी मशीन यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट कोड जनरेट होता है, इसीलिए इनको बैकएंड बोला गया है। तो इनको बोला गया है मशीन डिपेंडेंट कोड। और जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है ये एज ए स्कैनर का काम करता है, इसलिए इसको स्कैनर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये पूरे कोड को स्कैन करता है और उनको कन्वर्ट करता है टोकन्स में। अब यहाँ पे सिंबल टेबल जो है ये सारे के सारे फेज यूज कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन है। अब सिंबल टेबल में क्या होता है? आपके जितने भी वेरिएबल है उनके नाम मेंशन होंगे यहाँ पे, जितने भी वेरिएबल यूज किए हैं और उनका डाटा टाइप कौन सा टाइप है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहती है वो सिंबल टेबल में रहती है और ये सारे के सारे फेज आपस में शेयर कर सकते हैं। और एरर हैंडलर क्या करता है? यहाँ पे ये हर एक फेज में जो भी एरर होता है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो हर टाइप के एरर के मैसेज को कौन डिस्प्ले करता है? यहाँ पे एरर हैंडलर। तो ये भी सारे के सारे फेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए सिंबल टेबल और एरर हैंडलर सबके लिए कॉमन होते हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे फेजेस जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 बाय 1। फर्स्ट फेज है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। तो यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन एज ए इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया लेक्सिकल एनालाइजर को।
x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। तो ये वाला हमने इसी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज से ही उठाया ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अगर हम इन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलती है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये वाले कोड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं असेंबली कोड में, बट इस पूरे कोड को कन्वर्ट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हमने इसमें से सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन ही उठाया यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को ही हम कन्वर्ट करेंगे असेंबली कोड में। तो यहाँ पे हमने एज ए इनपुट दिया ये वाला एक्सप्रेशन, और अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलने वाला है टोकन्स में। तो मतलब कि इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा id1 इक्वल टू id2 प्लस id3 इंटू id4। अब लेक्सिकल एनालाइजर कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को डिवाइड्स करता है इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। अब मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब है जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीनिंग रहने वाला है यहाँ पे हर एक वर्ड का, तो उसमें डिवाइड करता है। इन मीनिंगफुल वर्ड्स को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं टोकन्स। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इनको, टोकन्स। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा इंट मैक्स i, j। अब ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे एक फंक्शन लिया हमने, ठीक है, मैक्स नाम का, और यहाँ पे दो वेरिएबल इंट i और इंट j, और ये सेमी कोलन। तो अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करें टोकन कौन कौन से हैं, तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप होता है, तो इसका एक मीनिंग है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो ये एक टोकन कहलाएगा। मैक्स ये भी आपका एक मीनिंगफुल वर्ड कहलाएगा, आइडेंटिफायर है मैक्स, तो ये भी आपका एक टोकन कहलाएगा। और हमने ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, ये भी एक टोकन है। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर है, तो ये भी एक टोकन है। कोमा आइडेंटिफायर, ये कोमा आपका एक एज एन टोकन यूज होगा। जे ये भी आइडेंटिफायर है, तो एज ए टोकन इसको भी बोलेंगे हम। और क्लोज ब्रैकेट ये भी एज ए टोकन। तो इस तरह से ये सारे टोकन ही है। तो इंडिविजुअल जो वर्ड है वो जिनका कुछ मीनिंग है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो इनको यहाँ पे हम बोल रहे हैं टोकन्स। मतलब कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं टोकन। तो इस तरह से लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करता है टोकन्स में। तो एज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रीम ऑफ लेक्सिम्स इनको बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ लेक्सिम्स। तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आया, एक्स, तो x आया और इसने इसको टोकन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब x जो है क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर। नेक्स्ट मिला हमें इक्वल टू एज ए लेक्सिम मिला, और ये क्या होता है आपका ऑपरेटर, तो टोकन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट मिला हमें a, तो a क्या होता है, आइडेंटिफायर। इस तरह से नेक्स्ट मिला प्लस, ऑपरेटर होता है, तो सो ऑन। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, टोकन्स की फॉर्मेट में। तो लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ पे एज ए स्कैनर का काम कर रहा है, एज ए स्कैनर का काम करता है। और साथ में ये व्हाइट स्पेस को भी रिमूव करता है, व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है यहाँ पे, और कोई भी कमेंट्स है उनको भी रिमूव करने का काम करता है लेक्सिकल एनालाइजर। और ये कन्वर्ट करते टाइम यहाँ पे डीएफए यूज करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम बोलते हैं। तो ये डीएफए यूज करता है लेक्सिम्स को कन्वर्ट करने में, किसमें, टोकन्स में। तो यहाँ पे डीएफए यूज होती है हमारी लेक्सिकल एनालाइजर में। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, id1 इक्वल टू id2 प्लस id3 इंटू id4, क्योंकि जो x है वो फर्स्ट आइडेंटिफायर हमारा, a है ये सेकंड आइडेंटिफायर है, ऐसे ही आपका b जो मिला वो नेक्स्ट आइडेंटिफायर, और इनटू c ये भी हमारा नेक्स्ट एक आइडेंटिफायर है। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा फर्स्ट वाले फेज से। नेक्स्ट है सिंटेक्स एनालाइजर। तो यहाँ पे सिंटेक्स एनालाइजर जो टोकन्स हमें मिले हैं वो एज ए इनपुट का काम करेंगे यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री। तो ये पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके सिंटेक्स को चेक करता है और हमें सिंटेक्स एरर देता है, सिंटेक्स एनालाइजर। और इसका दूसरा नाम पार्सर भी है। और यहाँ पे ये जो ग्रामर यूज करता है वो होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ये वाली ग्रामर यूज करेगा ये। तो ये ग्रामर हमारी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और हमें एज ए आउटपुट क्या देगा, सिंटेक्स ट्री। तो इस वाले एक्सप्रेशन का अगर हम सिंटेक्स ट्री जनरेट करें तो कैसे जनरेट होगा ये आपका। तो सबसे पहले एस से हम जनरेट कर सकते हैं id इक्वल टू ई, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है एस आपका।
अब ई से फर्दर हम जनरेट क्या कर सकते हैं, यहां पे ई से जनरेट हो सकता है ई प्लस टी, और इस टी से फर्दर हम क्या जनरेट कर सकते हैं, यहां पे टी इंटू एफ। अब ये देखो यहां पे स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए था, आईडी 1, तो ये हमारा आईडी 1 है। फिर इक्वल टू, अब यहां पे नेक्स्ट आईडी चाहिए, तो इस ई को फर्दर हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, यहां पे टी से, और इस टी को फर्दर रिप्लेस किया जा सकता है एफ से, और एफ से हमें क्या मिला फिर फाइनली आईडी। तो ये देखो आईडी इक्वल टू, और इस इक्वल टू के बाद में फिर से एक और आईडी, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। फिर प्लस का साइन चाहिए, तो ये रहा प्लस। फिर नेक्स्ट आपको फिर आईडी चाहिए, तो इस वाले टी को रिप्लेस करेंगे एफ से, और इस एफ को रिप्लेस करेंगे आईडी से, तो ये एक और आईडी मिल गया। अब इस आईडी के बाद में हमें मल्टीप्लाई, तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई, फिर आईडी 4, तो इस एफ को अब रिप्लेस कर सकते हैं आईडी से। तो हमें यहाँ पे एक सिंटेक्स ट्री, पार्स ट्री मिलता है एज ए आउटपुट, कौन से फेज में, सिंटेक्स एनालाइजर में। अब जो हमें पार्स ट्री मिला है, सिंटेक्स ट्री मिला है, वो एज ए इनपुट का काम करेगा नेक्स्ट वाले फेज के लिए, जो कि है सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर इसके सिमेंटिक को चेक करता है लैंग्वेज के, मतलब कि यहाँ पे टाइप चेकिंग कौन परफॉर्म करता है, सिमेंटिक एनालाइजर। तो कौन से आइडेंटिफायर है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग पूरा का पूरा ट्रैकिंग जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर। और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री मिलता है एज ए आउटपुट। तो इसी वाले ट्री से, ठीक है, तो सिंटेक्स ट्री को कन्वर्ट कर देगा सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री में। तो जैसे हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया था यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, तो हमने जो सी डेटा टाइप था वो फ्लोट था हमारा, और x और a और b ये हमारे इंटीजर थे, ये भी इंटीजर था, a भी इंटीजर डाटा टाइप था, b भी इंटीजर डाटा टाइप, बट c था वो फ्लोट था। अब टाइप चेकिंग का मतलब क्या है, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन यूज करेगा यहाँ पे, मतलब कि फ्लोट को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, ठीक है, क्योंकि सारा की सारा हमें इंटीजर में चाहिए, तो सी को ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर डाटा टाइप में। तो इस तरह से हमें सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री मिलेगा। तो इस वाले सेम ट्री को, अगर हम सेम ट्री को यहाँ पे लास्ट वाला जो आइडेंटिफायर है आईडी, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट टू इंटीजर, किसको कन्वर्ट कर दिया, आईडी को, और सिमेंटिकली वेरीफाई पार्स ट्री मिलेगा एज ए आउटपुट, कौन से फेज में, सिमेंटिक एनालाइजर में। नेक्स्ट, अब जो हमें सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री मिला है वो नेक्स्ट फेज के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा, जो कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो यहाँ पे हमें एज ए आउटपुट क्या मिलने वाला है, इंटरमीडिएट कोड, जो कि है 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड एज ए आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। अब जो एक्सप्रेशन हमने यूज किया था x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, तो इसका 3 एड्रेस कोड कुछ इस तरह से मिलने वाला है हमें, T1 इज इक्वल टू बी इंटू सी, T2 इज इक्वल टू ए प्लस T1, और x इक्वल टू T2। तो ये 3 एड्रेस कोड एज ए आउटपुट मिलेगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में। नेक्स्ट, अब जो इंटरमीडिएट कोड मिला है वो एज ए इनपुट का काम करेगा नेक्स्ट फेज के लिए, जो कि है कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि इसके कोड को रिड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस कौन करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो अगर इस 3 एड्रेस कोड को हम रिड्यूस करें तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू बी इंटू सी, नेक्स्ट है x इक्वल टू ए प्लस T1। तो इस तरह से एक ऑप्टिमाइज कोड मिलेगा हमें एज ए आउटपुट कोड ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये कोड को ऑप्टिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, जो हमें रिड्यूस कोड मिला है, ऑप्टिमाइज कोड मिला है, वो नेक्स्ट फेज के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा, जो कि है कोड जनरेटर। अब फाइनली ये कोड जनरेट करता है, जो कि होता है हमारा असेंबली कोड। अब इस ऑप्टिमाइज कोड से हमें क्या मिलेगा, असेंबली कोड।
तो कुछ इस तरह से हमें कोड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही मिलने वाला है, बट कुछ ऐसा ही आपका असेंबली कोड होता है। तो बी को मूव कराया हमने R1 में, फिर नेक्स्ट मूव सी को मूव कराया R2 में, और मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे R1 को R2 से। नेक्स्ट मूव करवाने वाले हैं हम ए को R2 में, और नेक्स्ट अब ऐड कर देंगे R1 और R2 को, R1 और R2 को। नेक्स्ट मूव करवा देंगे फिर R1, X। तो इस तरह से एक असेंबली कोड मिल जाएगा फाइनली हमें। तो इस तरह से जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को या प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, ये असेंबली कोड में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर हमारा। और ये सारे के सारे फेजेस यूज करता है वो कंपाइलेशन में।